हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंसेफेलाइटिस। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा कि आज मैंने चेक किया, मेरे चैनल पे लगभग 600 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बट 150 के आसपास जो है लोगों ने ही नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे की साइड एक सब्सक्राइबर बटन है। सब्सक्राइबर बटन के पास में ही एक बेल आइकन भी है। उस बेल आइकन को आप दबा दीजिए और उस पर जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको टिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स का टाइम है और कुछ लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है कि कैसे ऑन करते हैं। तो उससे होता क्या है कि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो आपको टाइम से जो है वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब अपन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें इसकी डेफिनेशन की। तो आपने वर्ड सुना होगा एनसेफेलोन। एनसेफेलोन वर्ड का मीन है कि जो हमारा सीएनएस है, लाइक जो हमारे सीएनएस के टिश्यूज़ वगैरह है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन के जो भी एरियाज़ वगैरह हैं उन सभी को मिलाकर बोलते हैं इंसेफेलोन। तो एनसेफेलाइटिस क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसके टिश्यूज़ में अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट मेनली अकर्स इन यंग एंड ओल्ड एज। मीन्स ये जो कंडीशन होती है ये मेनली कब देखने को मिलती है या किन में देखने को मिलती है? जो यंग एज के लोग हैं या ओल्ड एज के लोग हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ कोज्ड बाय मेनली इन्फेक्शन, ऑटो इम्यून एंड एलर्जिक कंडीशंस। अब जो इन्फ्लामेशन होता है उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, कोज क्या क्या होती है? तो यहाँ पे तीन मेन कोज होती है जिस वजह से ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। फर्स्ट वन है इन्फेक्शन की वजह से, लाइक जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनकी वजह से। सेकंड वन है ऑटो इम्यून कंडीशंस, लाइक जो हमारी इम्यूनिटी है वो अगर हमारी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लग जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून। तो अगर हमारी इम्यूनिटी हमारे ब्रेन के टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचा रही है तो उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। थर्ड वन है एलर्जिक कंडीशंस, मीन्स कोई एलर्जिक रिएक्शंस हो जाए उस वजह से अगर इन्फ्लामेशन हो जाए ब्रेन में तब भी एंसेफेलाइटिस हो सकता है। ओके, तो ये मेन रीजंस हो गए तीन। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है टाइप्स एंड कोजेस की। तो यहाँ पे जो भी कोज है इन्फ्लामेशन की उसी के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है टाइप्स को। तो इसमें फर्स्ट टाइप आता है एंसेफेलाइटिस का, इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। जो इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस एंसेफेलाइटिस। तो यहाँ पे मेनली दो कोजेज होती है इन्फेक्शन की। फर्स्ट वन है वायरल कोज। तो जो भी इंसेफ्लाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं उसमें से मोस्टली केसेस जो देखने को मिलते हैं उसमें कॉज होती है वायरल इन्फेक्शन। ओके, अब यहाँ पे कौन कौन से वायरस हो सकते हैं? फर्स्ट वन है हर्पीज वायरस, वेरिसेला जोस्टर, रेबीज एंड एमएमआर, मिजल्स मम्स रूबेला। तो इस तरह के जो वायरस हैं ये वायरस एनसेफेलाइटिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनसेफेलाइटिस। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादातर केसेस जो देखने को मिलते हैं वो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब इसके बाद कॉज आती है इन्फेक्शन में बैक्टीरियल कॉज। तो कौन कौन से बैक्टीरिया यहाँ हो सकते हैं? लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो टीबी का बैक्टीरिया है, जो लंग्स में टीबी करता है वो ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन कर सकता है। नेक्स्ट वन है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं वो इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन जो यहाँ पे सेकंड टाइप है वो है ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस। ये क्या होता है? इट अकर्स when antibodies abnormally cross blood-brain barrier and produce inflammation in brain और destroy the brain cells। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब हमारी इम्यूनिटी ही हमारे ब्रेन को नुकसान पहुंचाने लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? ऑटो इम्यून
एनसेफेलाइटिस। तो इस कंडीशन में होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो एंटीबॉडीज़ करती क्या है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और क्रॉस करने के बाद ब्रेन टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाने लग जाती है या वहाँ इन्फ्लामेशन कोज कर देती है। तो उसको क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून एनसेफेलाइटिस। अब इसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो इसमें एक मीन्स हाइपोथेसिस भी है कि जो बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी जो मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है वैसी ही मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होती है कि हमारे बॉडी टिश्यूज़ में भी प्रेजेंट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ पहले, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, तो एंटीबॉडीज़ ने वो मोलिकुलर स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया था पहले। अब वही मान लो वही मोलिकुलर स्ट्रक्चर हमारे बॉडी किसी टिश्यूज़ के लाइक ब्रेन की में प्रेजेंट है, ब्रेन के टिश्यूज़ में वही मोलिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि जो वो एंटीबॉडीज़ बनी है वो ब्रेन के टिश्यूज़ को भी क्या समझने लग जाएगी, एंटीजन समझने लग जाएगी और उनको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो ऐसे हाइपोथेसिस इसके पीछे होता है ऑटो इम्यून कंडीशन में। ओके, थर्ड वन यहाँ पे है टाइप जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन होती है मॉस्किटो की वजह से, मींस इस तरह के मच्छर होते हैं जो काट कर मतलब ये कंडीशन कोज कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम मोस्टली देखने को मिलती है जो फार्मर्स वगैरह होते हैं उनमें देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे टाइप आता है एलर्जिक एनसेफेलाइटिस। मींस कुछ एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से भी ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है, उस कंडीशन को बोलेंगे एलर्जिक एनसेफेलाइटिस। और लास्ट वन यहाँ टाइप आता है क्रोनिक एनसेफेलाइटिस। मींस लंबे समय तक चलने वाली प्रॉब्लम, मीन्स धीरे धीरे प्रोग्रेस करे। अब ये कंडीशन होगी कैसे कि ऐसे जो पेशेंट होते हैं लाइक जो HIV पेशेंट है, HIV पेशेंट में आपको पता है कि जो HIV वायरस होता है वो क्या करता है, जो मतलब हमारी इम्यूनिटी है उसको ख़त्म करने लग जाता है। जो CD4 T सेल्स होती हैं उनको क्या करता है, ख़त्म करने लग जाता है, जिस वजह से होता क्या है कि हमारी इम्यूनिटी कम होने लग जाती है। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं HIV पेशेंट, उनमें एनसेफेलाइटिस होने के चांस होते हैं। ओके, तो ये बात हो गई एनसेफेलाइटिस की टाइप्स या कॉजेस की। नेक्स्ट वन अब बात करते हैं अपन इसके साइनेज सिम्टम्स की। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन यूजुअली बिगिंस विथ फ्लू लाइक सिम्टम्स सच एज हेडेक, फीवर, नोजिया एंड वोमिटिंग एंड बॉडी पेन। जो एनसेफेलाइटिस कंडीशन है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मीन्स आगे चल के इसमें कॉम्प्लिकेशन सीवियर देखने को मिल सकती है। बट जब ये स्टार्टिंग पीरियड में होती है, मीन्स जब इन्फ्लामेशन शुरू होता है या प्रॉब्लम शुरू होती है, तब जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं जो फ्लू के सिम्टम होते हैं। लाइक जैसा अपन सर्दी जुकाम में जो अपने को प्रॉब्लम्स होती है वही यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे हेडेक, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग या बॉडी पेन। तो इस तरह के जो सिम्टम है ये सर्दी जुकाम में भी देखने को मिलते हैं। तो यही लक्षण एनसेफेलाइटिस के स्टार्टिंग पीरियड में देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर सम टाइम सीवियर सिम्टम्स एराइज लाइक। अब जैसे जैसे कंडीशन प्रोग्रेस करती है, शुरू में तो इसका पता चल नहीं पाता है क्योंकि नॉर्मल सिम्टम देखने को मिलते हैं तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि ये कंडीशन जैसे जैसे प्रोग्रेस करती है आगे, तो आगे चल के इसमें सीवियर कंडीशंस या सीवियर प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती है। तो कौन से सीवियर सिम्टम होंगे, लाइक कन्फ्यूजन, डिसोरिएंटेशन, सीजर्स, पैरालिसिस। तो आप ये इस तरह के जो सिम्टम्स देख रहे हैं ये सीवियर सिम्टम्स हैं। इसमें क्या होगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो जो ब्रेन में क्या होता है कि ब्रेन के जो डिफरेंट लोब्स होती है, जो डिफरेंट एरियाज होते हैं, उनका काम क्या होता है, वो ब्रेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को या बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये आपको पता है, जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो अगर यहाँ पे ब्रेन में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस यहाँ पे इम्पेयर्ड हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो वापिस से आपको बता देता हूँ,
कन्फ्यूजन होगी पेशेंट को, डिसोरिएंटेशन रहेगा, लाइक पेशेंट को जो टाइम प्लेस डेट इनका पता नहीं चलेगा, अवेयरनेस नहीं रहेगी, सीजर्स यहाँ पे हो सकते हैं अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट वन यहाँ पे पैरालिसिस भी हो सकता है अगर मस्कुलर कंट्रोल इम्पेयर्ड हो जाए, सेरिबेलम में इन्फ्लामेशन हो जाए। ओके, नेक्स्ट वन है यहाँ पे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी लॉस हो सकती है अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए या जो कॉन्शियसनेस कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर, उसमें एबनॉर्मलिटी हो जाए। नेक्स्ट वन है यहाँ पे फोटोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ लाइट, जो मेनिंजाइटिस में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे एफेजिया क्या होता है? इनेबिलिटी इन स्पीकिंग, पेशेंट को बोलने में दिक्कत होगी, वो बोल नहीं पाएगा मसल कंट्रोल नहीं होने की वजह से, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ होता है? एफेजिया। नेक्स्ट वन यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस भी देखने को मिलेगी। ओके, और लास्ट वन है यहाँ पे इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट्स, फेस एंड एक्सट्रीमिटी, मीन्स पर्सन के जो आई में मूवमेंट्स है या फेस या एक्सट्रीमिटी के जो मूवमेंट्स है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स स्टार्ट हो सकते हैं, मीन्स पर्सन का मूवमेंट्स पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। ओके, और लास्ट वन एक और यहाँ पे सिम्टम है एफेजिया। दो यहाँ पे आप वर्ड देख रहे हैं, एक तो है एफेजिया, एक है एफेगिया। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एस आ रहा है और यहाँ पे जी आ रहा है। तो ये जो एफेजिया इसका मीन तो होता है स्पीकिंग यानी बोलने में दिक्कत होना पर्सन को, और एफेगिया का मतलब होता है इनेबिलिटी इन स्वालोविंग, लाइक जो डिस्फेजिया टर्म आपने सुना होगा, डिफिकल्टी इन स्वालोविंग, तो यहाँ पे एफेगिया का मतलब क्या होगा? इनेबिलिटी इन स्वालोविंग। ओके, तो ये बात हो गई जो साइनस सिम्टम्स की। और ये साइनस सिम्टम जो कॉम्प्लिकेशंस जो दिख रही हैं ये कब देखने को मिलेगी? जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसके बाद नेक्स्ट डायग्नोसिस की। तो इसमें फर्स्ट वन है हिस्ट्री कलेक्शन, पर्सन की जो भी प्रेजेंट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो हम कलेक्ट करेंगे, पर्सन का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी साइंस वगैरह हमको दिखेंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे, सिम्टम जो भी पर्सन को प्रॉब्लम्स हो रही है वो उससे हम एसेस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे पर्सन का सीटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पे ब्रेन बायोप्सी। ब्रेन बायोप्सी क्या होता है? सबसे पहले तो बायोप्सी क्या होता है कि लिविंग टिश्यूज़ जो हैं उनको कलेक्ट करना और उनको टेस्ट करना एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए। एक होता है ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कब करते हैं? आफ्टर डेथ होने के बाद। ओके, तो यहाँ पे ब्रेन बायोप्सी में करते क्या है कि जो पर्सन के सर्जरी होती है और उसमें एक होल किया जाता है, जो स्कल होता है पेशेंट का उसमें एक छोटा सा होल किया जाता है, वहाँ से एक नीडल इंसर्ट की जाती है और ब्रेन के टिश्यूज़ जो हैं उनको रिमूव किया जाता है जो जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रखा है। ओके, बट ये कंडीशन जो है, ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है ब्रेन बायोप्सी, ये कब करते हैं? जब कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाए और ट्रीटमेंट भी इफ़ेक्ट नहीं करे, मीन्स जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो भी असर नहीं कर रहा है और कंडीशन भी ज़्यादा सीवियर है, तब ये डायग्नोसिस करते हैं। ओके, नेक्स्ट डायग्नोसिस आता है यहाँ पे लंबार पंक्चर एंड सीएसएफ एग्जामिनेशन। जैसा मैंने आपको मेनिंजाइटिस में ही बताया था, लंबार पंक्चर में क्या करते हैं? सीएसएफ को एस्पायरेट करते हैं, उसके बाद उसको एसेस करते हैं, मीन्स उसके जो भी कंटेंट है उनको जांचते हैं। दूसरा, उसका जो कल्चर कराते हैं सीएसएफ का, ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर है इन्फेक्शन कोज करने के तो उनका पता चल जाए। ओके, तो ये बात होगा डायग्नोसिस की। अब नेक्स्ट वन अब बात आती है यहाँ पे मैनेजमेंट की। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो जो मैनेजमेंट किया जाता है इसका मेडिकल में, वो किया जाता है कि कोर्स क्या है। अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, कौन सी देंगे? लाइक एसाइक्लोविर या फोस्कारनेट। नेक्स्ट वन, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक जो पेनिसिलिन वगैरह, एम्पिसिलिन वगैरह, इस तरह की जो एंटीबायोटिक ड्रग्स है वो देंगे। वेंकोमाइसिन भी दे सकते हैं जो मेनिंजाइटिस में भी यूज़ होती है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस। ये क्यों देंगे? इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, फीवर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करने के लिए। ओके, तो ये बात हो गई मेडिकल मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो जो इसका नर्सिंग मैनेजमेंट है ये आप मेनिंजाइटिस में भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशंस ब्रेन में हो रही है और एक में तो मेनिंजेस अफेक्ट हो रही है और एक में ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो लगभग दोनों सेम ही है।
तो अपन बात करें फर्स्ट वन डायग्नोसिस की, तो ये है एल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू सेरिब्रल एडिमा और इंक्रीज आईसीपी। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है पेशेंट में, जो टिश्यू परफ्यूजन है वो एल्टर्ड हो रखा है, मीन्स ब्रेन के जो टिश्यूज़ है, सॉरी वो कॉल आ गया था इसलिए बीच में फ्लो टूट गया। तो यहाँ पे जो एल्टर टिश्यू परफ्यूजन प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों होगी, सेरिब्रल एडिमा और आईसीपी जो है उसके इंक्रीज हो जाने की वजह से, मीन ब्रेन में जो स्वेलिंग हो रखी है और जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रखा है उस वजह से पर्सन की जो ब्रेन टिश्यूज़ है उनको नॉर्मल जो ब्लड सप्लाई है, जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिल पाएगी। ओके, तो अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशन हम लेंगे। फर्स्ट वन है एसएस वाइटल साइंस ऑन एडमिशन। जब पेशेंट एडमिट होगा तो सबसे पहले नर्स को उसके वाइटल साइंस चेक करने हैं और डॉक्टर को जो है रिपोर्ट देनी है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे मॉनिटर इनटेक आउटपुट हावरली। पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है, मीन्स वो कितना खा रहा पी रहा है और कितना मीन्स बाहर एक्सक्रीट कर रहा है, उसका हमें मॉनिटर करना है पर हावर। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन है यहाँ पे मॉनिटर फैक्टर्स दैट में फर्दर इंक्रीज सेरिब्रल एडिमा एंड आईसीपी। अब हमें जब पेशेंट एडमिट हो चुका है तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो पेशेंट में ब्रेन की स्वेलिंग को बढ़ा सकते हैं, प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। तो उन जो फैक्टर्स है उनको हमें जितना हो सके कम करना है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे इंटरवेंशन, प्लेस एमरजेंसी इक्विपमेंट्स सच एज ऑक्सीजन सक्शन नियर द बेड साइड टेबल। अब हमें जो एमरजेंसी प्रिकॉशंस हैं उनको पहले से तैयारी करके रखनी है, ताकि पर्सन को अगर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशन एकदम से आ जाए, एराइज हो जाए, तो उस टाइम हम उसका टाइमली ट्रीटमेंट दे सके। तो कौन कौन सी यहाँ पे इक्विपमेंट रख सकते हैं, लाइक ऑक्सीजन, जो मतलब ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स है उनको रख सकते हैं, सक्शन मशीन भी रखनी चाहिए। अगर मान लो ब्लॉकेज हो जाए किसी तरह का, पर्सन को सांस वगैरह नहीं आए, तो उसमें वो जल्दी से हम उसको ट्रीटमेंट दे सकें। तो ये तो बात हो गई फर्स्ट डायग्नोसिस की। सेकंड वन है यहाँ पे डायग्नोसिस एल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिजीज़ कंडीशन। अब यहाँ पे जो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो रही है, मींस न्यूट्रिशन इम्बैलेंस हो रखा है, उसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देंगे। फर्स्ट वन है वेट द पेशेंट डेली। पेशेंट का वेट हमें चेक करना है ताकि अगर उसमें कोई भी कमी है तो वो हमें पता चल जाए। नेक्स्ट वन है मॉनिटर म्यूकस मेम्ब्रेन एंड यूरिन आउटपुट। पर्सन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको भी एसेस करते रहना है डिहाइड्रेशन के लिए। सेकेंड वन, पेशेंट के हम यूरिन आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड ए फ्लेक्सिबल फीडिंग शेड्यूल विथ स्मॉल फीडिंग ऑफ फेवरेट फूड। अब यहाँ पे हमें पेशेंट की डाइट का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डाइट कैसी देनी है, स्मॉल देनी है, मीन्स छोटे छोटे जो है डाइट सेशन रखने हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अभी खाने को दिया, थोड़ा बहुत बाद में खाने को दिया। बट यहाँ पे एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो डाइट देनी है वो पेशेंट के फेवर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि मीन्स पेशेंट को क्या खाने में पसंद है वही देना है ताकि वो खाए। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरवेंशन एडमिनिस्टर एंटीमेटिक्स टू कंट्रोल नोजिया एंड वोमिटिंग। अब यहाँ पे अगर नोजिया वोमिटिंग की प्रॉब्लम परसिस्ट है पेशेंट में तो एंटीमेटिक ड्रग्स भी देनी है ताकि न्यूट्रिशन लॉस ना हो। ये तो बात हो गई सेकंड डायग्नोसिस की। थर्ड डायग्नोसिस है यहाँ पे सेंसरी परसेप्शन डिस्टर्बेंसेस रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी। अब यहाँ पे पर्सन की जो सेंसरी परसेप्शन है वो भी मतलब इम्पेयर्ड हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रेन में स्वेलिंग है जिस वजह से पर्सन के जो फंक्शनल एरियाज है वो सही से काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या क्या इंटरवेंशंस देनी है। फर्स्ट वन है मॉनिटर चेंजेस इन ओरिएंटेशन सेंसरी एंड थॉट प्रोसेस। अब यहाँ पे पर्सन की ओरिएंटेशन को हमें चेक करना है कि उसमें कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट से बात करनी है, उससे क्वेश्चंस वगैरह करने, उससे पूछना है कि आपको पता है आप अभी कहाँ पे हैं, अभी क्या दिन हो रहा है, क्या टाइम हो रहा होगा। तो ऐसी बातें हमें पूछनी है ताकि हमें पता चल सके कि पेशेंट कितना अवेयर है, उसकी थॉट प्रोसेस किस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट वन है यहाँ पे इंटरवेंशन
एसेस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी फंक्शंस लाइक टच, हीट एंड कोल्ड। अब सेकंड यहाँ पे हमें क्या करना है, पेशेंट के हैंड को टच करना है, उससे पूछना है कि आपको फील हो रहा है, आपको टच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको किस तरह का टेम्परेचर फील हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सब हमें पेशेंट से सवाल करना है, उससे पूछना है। नेक्स्ट वन है एलिमिनेट एक्सेसिव नॉइस, ज़्यादा आवाज़ को एलिमिनेट करना है, पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें ज़्यादा आवाज़ ना हो। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड ए डार्क इन्वायरमेंट टू पेशेंट टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ हेडेक और फोटोफोबिया। अब सेकेंड वन हमें क्या करना है, पेशेंट को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना है जिसमें ज़्यादा लाइट ना हो, डिम लाइट हो, ताकि पेशेंट को जो फोटोफोबिया की प्रॉब्लम है, जो हेडेक की प्रॉब्लम है, वो ना हो। ओके, तो ये बात हो गई थर्ड डायग्नोसिस की। फोर्थ और लास्ट डायग्नोसिस है यहाँ पे पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड प्रेशर। अब यहाँ पे फोर्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पेन की प्रॉब्लम। वो क्यों होगी कि जो ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन हो रखा है और जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो रखा है। तो जो यहाँ पे पेन हो रहा है उसके लिए क्या इंटरवेंशन देंगे, फर्स्ट वन है एसेस एंड डॉक्यूमेंट द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन। तो पेशेंट को जो पेन हो रहा है उसके सबसे पहले हमें इंटेंसिटी का पता लगाना है कि कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी में हो रहा है, कैसा पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब हमें कैसे पता लगाएंगे, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करके उससे पूछ कर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर स्वेलिंग, रेडनेस एंड प्रेशर ऑन द स्किन ऑफ हेड। अब पेशेंट की जो हेड साइड है उसकी स्किन को हमें एसेस करना है, देखना है कि कितना वहाँ पे प्रेशर है, कितनी स्वेलिंग हो रही है और कितना उसको पेन प्रेजेंट है, तो ये हमें एसेस करना है। सेकंड वन है यहाँ पे गिव एनाल्जेसिक्स एज प्रिस्क्राइब। अब जो पेन प्रेजेंट है उसको ठीक करने के लिए हमें पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देनी है ताकि दर्द कम हो। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट टू द पेशेंट। अब पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे हमें दे रखना है, क्यों रखना है, ताकि पेशेंट को जो भी पेन की प्रॉब्लम है, जो भी स्वेलिंग वगैरह है उसमें रिलीव हो। ओके, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।